Well, I hope you can see the word file and me both. Well, okay. Today we are going to discuss about Marxism. Classical Marxism is nothing but the ideas that is given by Marx, and there is a new Marxism which we don't have in our syllabus, but that is the general ideas where the ideas of the Marx are being modified to a certain extent. Today we are going to get familiar with Marx ideas. If you remember in the last class when we have discussed positivism, पिछले क्लास में जब हमने प्रत्यक्षवाद की चर्चा की थी, तो हम लोगों ने एक फ्रेज मैंने बार बार आपको कही थी, वो थी डिटरमाइंड लॉज। डिटर पॉजिटिविज्म क्या कहते हैं, प्रत्यक्षवादी क्या कहते हैं कि मनुष्य की हिस्ट्री को अगर हम पढ़ते हैं, इफ यू स्टडी हिस्ट्री, वी कैन फाइंड आउट सर्टेन लॉज दैट कंडीशन ह्यूमन बिहेवियर, so that is called determined laws. That means the laws which determines the human behavior. एंड ये जो डिटरमाइंड लॉज है, इसको मार्क्स ने आगे मॉडिफाई किया है, और आगे ही हैज इम्प्रोवाइज्ड दैट लॉ, क्योंकि पॉजिटिविज्म ने डिटरमाइंड लॉज केवल कहा था कि डिटरमाइन कुछ नियम होते हैं, उस हिसाब से मनुष्य का जीवन शेप होता है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि देयर इज एन इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, दैट मींस द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डिटरमाइंस द ह्यूमन लाइफ। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म मतलब क्या? मनुष्य का जो व्यवहार है, मनुष्य की जो संस्कृति है, मनुष्य की जो हिस्ट्री है, वो प्रमुख रूप से इकोनॉमिक्स से अर्थ इकोनॉमिक्स से प्रभावित होती है। हर चीज के कारण कोई ना कोई, हर चीज के पीछे कोई ना कोई आर्थिक कारण होता है, और आर्थिक कारण ही हिस्ट्री को शेप करता है। ये मार्क्स हमें समझाने की कोशिश करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्लासिकल मार्क्सिज्म किसे कहते हैं, मार्क्स के जीवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और मार्क्सिज्म जिसे हम लोग कहते हैं, उसके तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। एक तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जो शॉर्ट में मैंने अभी बताया कि हर एक्शन के पीछे कोई इकोनॉमिक रीजन होता है। मार्क्सिज्म के दृष्टिकोण से मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे का मेन कारण वही है कि मुझे तनख्वाह मिलती है। फिर मार्क्स के डॉक्ट्रिन में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अलावा आता है कॉन्फ्लिक्ट मॉडल ऑफ सोसाइटी। वो कहते हैं समाज में हर समय कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, यहाँ शांति नहीं रहती, एवरीबडी इज इन कॉन्फ्लिक्ट फॉर रिसोर्सेज, फॉर जॉब, and the conflict is basically because of the economic reason. And there is a prediction of scientific socialism. मार्क्स ये भी कहता है कि एक ना एक दिन यहाँ पर सोशलिज्म आएगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये समाप्त हो जाएगा। वो भी, ये सारी बातें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मार्क्स का ये जो थियराइजेशन है, मार्क्स की ये जो डॉक्ट्रिन है, देयर इज बिट ऑफ शॉर्ट कमिंग, उसमें कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग जरूर है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, एंड लास्टली वी विल सम अप. So what is the meaning of this classical Marxism? That is, Karl Marx have scientifically studied human past for many centuries. उसने काफी इतिहास पढ़ा, and then he found out certain values, certain things that condition the human behavior, and that ideas combinedly we call it as Marxism or classical Marxism. And उसका जो पॉजिटिविस्ट एटीट्यूड जो था, पॉजिटिविस्ट आउटलुक जो था, जो कि हमें डिटरमाइंड लॉ देता है, उसी को मार्क्स और मॉडिफाई करता है। एंड देन ही टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इट इज द इकोनॉमिक रीजन दैट डिटरमाइंस एवरीथिंग इन द ह्यूमन लाइफ. Well, let us talk about Karl Marx's life a little bit. He was born in Jew family in Germany. He studied history, geography, law, philosophy, and literature. And his father was in lawyer's profession, and he also wanted that Marx should be equally become a lawyer, but he was not interested in becoming a lawyer. He was more inclined in studying of philosophy. So he studied in university, and then he was influenced by philosophy of Hegel. Hegel is a person who has also contributed to theorization about the growth of history. वो कहता है कि हेगेल का कहना ये है कि हम लोग अगर ह्यूमन पास्ट की तरफ देखते हैं, तो हमें एक बात नजर आती है कि हमेशा देयर इज थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। ये क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। थीसिस का मतलब क्या होता है कि जनरली प्रिवेलेंट आइडियाज होती है, लोग इसको स्वीकार करते हैं। कुछ समय बाद में क्या होता है, ये आइडियाज आउटडेटेड होने लगती है, लोग नए तरीके से सोचने लगते हैं, और वो एंटीथीसिस देते हैं। थीसिस मतलब प्रिवेलिंग आइडियाज, एंड एंटीथीसिस मतलब उस प्रिवेलिंग आइडिया के विरुद्ध जाने वाली बातें कहना, टू से समथिंग दैट गोज अगेंस्ट द प्रिवेलिंग डोमिनेटिंग आइडियाज, दैट इज कॉल्ड एंटीथीसिस। और ये थीसिस और एंटीथीसिस में संघर्ष होता है, वैचारिक संघर्ष है। देयर इज इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थीसिस और एंटीथीसिस, और अंत में जाके दोनों का सिंथेसिस हो जाता है। कुछ ना कुछ ये दोनों जो परस्पर विरोधी विचारधाराएं थी, ये आपस में कहीं मिल जाती है, कुछ पुरानी बातें रह जाती है, कुछ नई बातें उसमें आ जाती है। एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वो कहता है कि आज की जो एंटीथीसिस है वो कल सिंथेसिस हो जाती है थीसिस के साथ में,
और वो थीसिस बन जाता है, फिर उसके ऊपर लोग कोई एंटीथीसिस देते हैं, देन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड देन इट लीड्स टू द सिंथेसिस. दैट इज हाउ द ह्यूमन सिविलाइजेशन इज ग्रोइंग, दैट इज हाउ द ह्यूमन सिविलाइजेशन इज प्रोग्रेसिंग. इस तरीके से मनुष्य की सिविलाइजेशन की, मनुष्य के सभ्यता की ग्रोथ होती रहती है, ये हेगेल का कहना है. तो हेगेल का एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस. इसको बाद में कार्ल मार्क्स ने मॉडिफाई किया, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. अभी केवल आप इतना याद रखिए कि हेगेल का जो एक महत्वपूर्ण योगदान था थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इसमें ये थोड़े कभी कभार शब्द हमें ज्यादा कठिन लगते हैं. हम लोग आमतौर पर भी जानते हैं कि वी नो इट वेरी वेल कि जो आइडियाज और जो विचारधारा आज से 100 साल पहले थी, वो आज विचारधारा नहीं. आज से 100 साल पहले अगर कोई गर्ल है, लड़की है, उसको जाके यूनिवर्सिटीज में पढ़ना, ये बातें शायद स्वीकृत नहीं होगी, बिकॉज द सोसाइटी वाज लाइक दैट. And but now the society has changed considerably. Now it is a very common belief. Now if somebody says that you are a girl and you should not go to university, probably you will say that the person is probably out of his mind, or he is pretty backward, because now this has become a kind of synthesis. But still there is a discrimination in education. अगर घर में एक लड़का और एक लड़की है, probably in most of the household we find that the education of a son will be given a priority. So that gender biasness is still there, but it will gradually might be, women and girls, they start asserting their right and things are going to change slowly. So we see this in case of gender biasness. I have just given you a simple example where we continuously see the thesis, antithesis and synthesis. Thesis था लड़कियों ने यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहिए, घर का केवल ध्यान रखना चाहिए. उसके विपरीत एक एंटीथीसिस आया कि नहीं नहीं, गर्ल्स शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द एज गुड एज द बॉयज. ये दोनों विचारों का कई सिंथेसिस हमें मिलता है आजकल के समय में. पूरी तरीके से गर्ल्स आर स्टिल नॉट इक्वल टू द बॉयज, और पूरी तरीके से पहले की तरह भी नहीं रही है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस? So there is a gradual unfolding of thinking, and this gradual unfolding of thinking, gradual changes in the thinking, it makes changes in the history writing. Well, Karl Marx जो है 1849 he obtained his doctorate from Jena University, but though he was an exceptional student, it is said about him कि वो जब प्रोफेसर की क्लास लगती थी तो वो बाहर ही कहीं पढ़ते बैठता था. And when professor used to ask him कि why are you not joining the class, and he will ask, sir, what you are going to teach today? And when the professor used to tell the topic of his lecture today, Karl Marx used to say, sir, ये तो मैंने पढ़ लिया है, what new you are going to tell me? So he was that kind of exceptional kind of student, and he obtained his doctorate in 1841. But his ideas were revolutionary, and that is the reason government in Germany did not like his ideas, and finally he was not given the post in Bonn University. Then he started writing in newspaper about his political and philosophical matter. But as he was critical of the government, he came under the scrutiny, and he was forced to leave Germany. And from Germany he went to Paris. But at Paris also he could not live peacefully. At Paris he stayed for a few years, and here he came in contact with a socialist person, Friedrich Engels. So this Friedrich Engels, he was remember this Hegel and Engels. It sounds familiar, but they are two different people. Hegel was a person from whom Marx have borrowed the idea of thesis, antithesis, and synthesis and modified it. And Friedrich Engels was his friend. He was a son of industrialist, and he had been financially very helpful to Karl Marx. And it is with Friedrich Engels that Karl Marx has written some of his book letters on. They became good friends, and they remained friends throughout the life. And but in Paris also, French government came under pressure from Germany, and finally he was forced to leave France as well. He took shelter in London, and then he spent the rest of his life in London, and his writing flourished in London. There he got married in 1843 with a lady called Jane Yvonne Watts-Pullen. And but Karl Marx was not very, though exceptional scholar, he was not very good about managing money. He did not take up a regular job, but he used to go to library, study and write, and whenever he could get a chance he used to publish that. And that is the reason this exceptionally talented person, he lived a life of poverty throughout his life. Even it is stated that when one of his child died, he did not even had money for a funeral, and people has to help him out. And in fact, a very interesting thing is that he got major recognition to his writing and his contribution to knowledge only after his death.
this book about which we will be talking now when we will be talking about his books. The two volume of this book, that is Das Kapital, very famous book. Two volume were published after his death. Well, now that is about general his life. Let us talk about his books now. So Frederick Engels, that I told you that he got friendly when he was in Paris. पेरिस में उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी फ्रेडरिक एंजल्स के साथ में. तो फ्रेडरिक एंजल्स के साथ में उसने ये दो किताबें लिखी शुरू में, द होली फैमिली 1845 एंड द जर्मन आइडियोलॉजी 1846. और इसी में हम लोगों को वो मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री के थोड़े बीज हमें मिलते हैं. मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन शॉर्ट में मैंने बता दिया है आपको, डिटेल में बाद में बताऊंगा. मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन दोबारा बताता हूँ बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल मार्क्स. मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि हमारे हर एक्शन के पीछे कोई मटेरियल, कोई इकोनॉमिक रीजन होता है. एंड हिस्ट्री के सारे इवेंट्स जो है, जैसे कि हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज नथिंग बट एन अकाउंट ऑफ द एक्शंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, एंड एज ऑल द एक्शंस आर मोटिवेटेड बाय द इकोनॉमिक रीजन. जैसे कि हर एक्शन के पीछे कोई इकोनॉमिक रीजन होता है. Behind all historical event, behind all historical actions, behind all historical changes, there is a material reason, there is an economic reason. That is an important contribution made by Karl Marx. In 1847, he wrote his another book, Poverty of Philosophy, and he further developed his materialistic interpretation. That is his independent book. And then 1848, he prepared a communist manifesto. The word communist means that the factors of production, जिन चीजों को लेकर हम लोग फैक्ट्रीज में चीजें बनाते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, अर्थ हो गया, वाटर हो गई, मनी हो गया, मनी इज इंपॉर्टेंट कैपिटल, ये this should be commonly owned by the people. That is a communist ideology. It should not be, concentration of wealth and resources should not be there in the hands of the few people as generally happens in the capitalist economy. जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति ज्यादा जमा होती है और कई लोग जो है गरीबी में रहते हैं. कम्युनिस्ट इज अगेंस्ट दिस. दे से देयर शुड बी एन इक्वालिटी, एंड इक्वालिटी लाने के लिए क्या करना होगा, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज मनी, earth, and whatever labor, that should be owned by the society, and the factories and all, they should work not for the profit of the industrialist or the पूंजीपतियों के प्रॉफिट के लिए उन्होंने काम नहीं करना चाहिए, but they should work for the welfare of the all people. So ये एक कम्युनिस्ट आइडिया थी, एंड कम्युनिस्ट आइडियाज उस समय काफी फैलने लगी थी यूरोप में. तो ये जो कम्युनिस्ट लीग एक बनी यूरोप में, एंड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ कम्युनिस्ट लीग जहां पर हुई, वहां पर एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है कार्ल मार्क्स का वहां रखा गया, which gives a very detailed explanation about the communist ideas. Well, then he wrote 1859, he wrote the critique of political economy. सॉरी, ये पहले के जो दो किताब है ना, पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दैट इज रिटन along with Frederick Engels, and it is this critique of political economy, that is his independent work. He was that is a very brilliant analysis of the economic basis of society. And later on he spent many years in library of British Museum, where he studied capitalism. देखिए वो समय ऐसा था जिस समय कैपिटलिज्म रैपिडली बढ़ रहा था, इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में बढ़ी जा रही थी, और लोग एक तरीके से उसकी बुराइयों से भी लोग वाकिफ होने लगे थे. फॉर एग्जांपल, जब इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में बनी तो काफी मात्रा में गांव से लोग शहरों में शिफ्ट हो जाते थे जॉब के लिए, और शहरों में फैक्ट्रीज में उनको काम पे रखा जाता था, 14-14 घंटे काम करवाया जाता था, और उनकी रहने की व्यवस्था ठीक से नहीं होती थी. दे यूज्ड टू लिव इन अ वेरी अनहाइजीनिक कंडीशन, दे हैड नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, और उसमें भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि जो फैक्ट्री के मालिक होते थे वो हमेशा ये चाहते थे कि मैं लेबर को कम से कम पैसा दूं, एंड आई शुड टेक मैक्सिमम वर्क. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे विल एम्प्लॉय द वुमेन एंड चिल्ड्रन, as children will be easily available to work at the lower salary. And that is a very tragic condition, and Karl Marx has studied this tragic condition of the people. In fact, there is a poem by P.B. Shelley where he is very moved by listening the news that एक जो चिमनी होती है ना, जहाँ से धुआं निकलता है फैक्ट्री का, वो चिमनी कुछ दिनों बाद में अंदर से उसमें काली जम जाती है, उसको क्लीन करना होता है. तो उसको क्लीन करने के लिए बड़ा आदमी उसमें घुस नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसे होती है, टेपरिंग साइज शेप उसका होता है. तो चाइल्ड विल, उसमें लोहे की सीढ़ियां लगी रहेगी, और उसमें से चाइल्ड जो है, बच्चा जो है ऊपर ऊपर जाता था और वो क्लीन करते जाता था.
तो एक समय में क्या हो गया, एक दुर्घटना हो गई, वो बच्चा ऊपर जाके, ऊपर इतना नैरो था, उसने घुसने की कोशिश की एंड देन ही गॉट स्टक अप देयर, वहां पर वो फंस गया और उसमें उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। एंड पीबी शेले, ही केम टू नो अबाउट दिस एपिसोड एंड दैट वाज अ वेरी पैथेटिक। पीबी शेले वाज अ पोएट, so he wrote a very moving poetry about this. Why I'm referring to this is that I just wanted to tell you that the condition during the industrialization phase of England was pretty bad, and not only in England, yeah, all over the Europe. And Karl Marx have studied this industrialization, how the laborers are being exploited by these capitalists and industrialists, and that is how his ideas have developed against capitalism. That we'll be studying gradually what he wants to say, what kind of society should be there. If capitalism is not there, what kind of regulatory mechanism will be there? That is what he tries to tell us. Well, then he wrote his The Critique of Political Economy. He wrote. Well, I think completed this. Then the first volume of Das Kapital was published in 1868, and later on he also wrote second and third volume, but he could not publish it because scarcity of money. As I told you, he lived a life of poverty. And this book, Das Capital by Karl Marx, which is in three volumes, all complete, very small book. I have never, I have not yet read it. But if you, any one of you want, they can borrow this from me, read it, and make an analysis of it and tell me also. It's quite quite formidable size. But he has written it, and the next two volumes are published after his death. This is the combined three-volume book of Karl Marx, Das Kapital, where he talks about all his philosophy about how capitalism is an exploitative system and how the communism can solve the problem of humanity. Now, let us go to the very important thing that we need to understand from our perspective, that is classical Marxism. And this is having three bases, as I have already told you in the introduction: historical materialism, conflict model. There is a conflict in the society, which is also called dialectical materialism. Dialectical means having a dialogue. And then there is a philosophy of scientific socialism, which means he predicts that the scientific socialism will be established all over the world. Now, let us start with historical materialism, materialistic interpretation of history. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को ही मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, उसी को ही इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये थोड़े से पॉम्पस हेवी साउंडिंग वर्ड्स लगते हैं। आई रिपीट अगेन, historical materialism means materialistic interpretation of history, it means economic determination. So all these three phrases are synonym to each other. Well, now what does in the historical materialism Karl Marx tries to tell us? The first important thing that I have already told you: behind all historical event there is an economic reason. War takes place because of economic reason. Civilization grows up due to economic reason. Civilization collapses due to economic reason. Somebody's speaker is on, I think. All of you, please. Hina, I think your speaker. Okay, I am switching it off. Well, okay. Well, I hope I am visible, audible to you, all of you guys, as well as the word file. Well, okay. So first thing is very clear. He says that all the historical events takes place because of the economic reason. Number one, wars takes place because there is a land to be captured, and land is to be captured because it is having prosperity. So there is an economic reason. Nobody will probably fight for the land which is barren. Well, now, next, these are very interrelated. Marx says that behind every act of human being, the motivation is material gain. We act because we want to gain something that is material. And what brings changes in the society, what brings changes in the economic structure is the changes in the mode of production. So this we will be studying in somewhere in detail. But in a nutshell, for example, early human being used to live a very primitive life, and he used to go around in the forest and collect his food. That was a very primitive life. So his mode of production was very primitive. That is going in the forest and collecting his food. But later on, the mode of production changed. We have developed a system of agriculture, and this changes in the mode of production, that is developing of agriculture, has brought lot of changes in the human life. Now the human beings started settling down, we started constructing village, and then villages turned into the cities. As the civilization, as the people who are based on agriculture, they can lead a settled life. The people who are in the earlier phase, nomadic people, जिनका मुख्य रूप से
प्रोफेशन ये था कि दे यूज्ड टू गो इनटू फॉरेस्ट टू कलेक्ट द फूड, वो लोग सेटल लाइफ नहीं जी सकते थे. बट इट इज अ एग्रीकल्चरिस्ट हु कुड लीड अ सेटल लाइफ. As they started leading a settled life, it became easier for them to come together, to have a system of governance. The kingship came into existence. So you see the one change, that is a mode of production. किस चीज किस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, वो जब चेंज हो गया तो दैट हैज ब्रॉट लॉट ऑफ चेंजेस इनटू द ह्यूमन लाइफ. बाद में हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आ गई तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी चेंज होने लगी. पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू द सिटीज. अर्बनाइजेशन बढ़ा, और अर्बनाइजेशन के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम बनी. लेबर स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू द सिटीज. सो यू नो ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड विथ the mode of production जब change हुआ, that brings lot of changes into the human civilization. So you know the basis of all the human action is found in the process of production. आज देखिए हमारा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन अलग है. हम लोग अर्बनाइज स्पेस में रहते हैं, so our actions are quite different. We go to the work, come back from the work, and we have to go daily. But agriculture based people, their way of life is quite different. They may have to work hard during the sowing season and harvesting season. बाकी समय में हो सकता है थोड़ा उनके पास में समय हो. दे डोंट हैव अ फिक्स इनकम. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कभी होता है, कभी नहीं भी होता है. सो यू नो when the mode of production changes, that brings lot of changes into the human life. That is what Marx tries to tell us. So you know the economy changes because of the changes in the mode of production. ये आपको ध्यान में रखना है. So the mode of production, the process of production is a very important key words that plays very important role in the development of human life and development of the civilization. Well, और ये कहता है कि नेचर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमी को डिसाइड करता है, और इकोनॉमी फाइनली मनुष्य के सारे जीवन को डिसाइड करते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर योर रिलीजियस लाइफ इज अफेक्टेड, योर सोशल लाइफ इज अफेक्टेड, योर पॉलिटिकल लाइफ इज अफेक्टेड, एंड योर कल्चरल लाइफ इज आल्सो अफेक्टेड. सो दैट इज व्हाट ही कॉल्स इट एज अ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. As the process of production change, it lead to the changes that is related to everything related to human life. And so the process of production is the foundation of human life. So here you know this cycle, you please remember, this cycle is very important to understand, very important. And if you understand this cycle, you will understand many more things about Marxism, as well as this is later on also useful. This is quite an important interesting analysis of history. You know, Marx have studied history quite in detail. काफी पीछे तक जाके उसने इतिहास को अध्ययन करके समझने की कोशिश की है. और ये कहता है कि इस तरीके से वो साइकिल बनाता है. वो कहता है कि सबसे पहले जो था ह्यूमन लाइफ में, देयर वाज अ प्रिमिटिव कम्युनिज्म. प्रिमिटिव कम्युनिज्म का मतलब ये होता है कि देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ द इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ लैंड और इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल, वी हैव नाउ we are individually owner of the house, we are individually owner of our car or our money, and whatever things we have, possession we have, we know individually people own it, and individually they are different. Somebody may be, you know, earning or owning crores of rupees, and somebody might be very poor. So this kind of differences was not there during the primitive society. The primitive society, which mainly lived on the food gathering and hunting, you know, if you gather food from the forest or if you hunt a deer, you cannot own the deer alone. You cannot store it, because you know that flesh of the deer or the food or the fruits that you have gathered from the forest, you cannot preserve it for a longer period. It is likely to get rotten. And that is the reason, in a small group of people whatever they could get from the forest or whatever they could hunt, they will distribute it among themselves. And that is what is he call it as a primitive communism. Communism means the ownership is common. So whatever is being brought, that means whatever is earned in today's terminology, is being commonly owned. So the food is commonly owned, and as people were not having any stable life, they did not had a concept of the ownership of the land. They will move, they will stay at one place, and if they see that there is no food available around, we have all exhausted the food in the surrounding area, they will move to the new places. So that is the concept of primitive communism. Now slowly what happened is, from this primitive communism, man have developed agriculture. And agriculture is an activities, is a mode of production, as I have already told you, which because of that man started leading a settled life. उसके कारण मनुष्य ने एक सेटल जीवन जीना शुरू कर दिया. एंड एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन होता है, that can be stored.
जैसे कि जो ग्रेन हम लोग जानते हैं, जो ग्रेन निकलते हैं, जो जो धान निकलती है या गेहूं निकलते हैं, उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो यहाँ पर मनुष्य के मन में एक लालसा जागृत हुई कि क्यों ना हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करें। और जब ज्यादा प्रोडक्शन की लालसा जागृत हुई तो वहां पर कंसेप्ट भी आया सरप्लस का। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ सरप्लस, बिकॉज in case of primitive communism you cannot have surplus, you cannot store flesh for a longer period, you cannot store the fruits for the longer period, it will get rotten, so you have to distribute it. So there is no surplus. Surplus is something which is extra, which is more than what you actually need. So with the coming of the agriculture came the concept of surplus, and with this concept of surplus, it is a main culprit which had spoiled the human mind. Now people started thinking, how can we have more surplus? So they came together, they made themselves stronger in a group, एक बड़े बड़े कबीले बनने लगे, उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग किया, एंड दे स्टार्टेड अटैकिंग अनदर ग्रुप एंड इंस्लेविंग देम। उनको हराकर वो लोग गुलाम बनाकर लाते थे, एंड दे स्टार्टेड they compelled this slave to work for them in the agriculture land. तो स्लेवरी की शुरुआत हुई जब एग्रीकल्चर आया। एग्रीकल्चर के पहले स्लेवरी की जरूरत ही नहीं थी, एवरीबॉडी यूज्ड टू वर्क टुगेदर व्हाटएवर दे कुड डू, एंड देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ सरप्लस। लेकिन अभी एग्रीकल्चर फिर लोगों के मन में कंसेप्ट आया कि जमीन का ओनरशिप होना चाहिए। दे बिकेम ओनर ऑफ द लैंड, दे स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल लाइफ, दे स्टार्टेड डिफीटिंग अनदर पीपल, they started enslaving them and compelling them to work by just giving a marginal food so that they can survive and work. So here the exploitation have started and which continues till now. So ये देखिए स्लेवरी की जो सिचुएशन थी, स्लेवरी की जो पोजीशन थी, यहां से अभी दो ग्रुप बनने लगे, कम्युनिज्म खत्म हो गया। नाउ हियर देयर आर ओनर ऑफ द लैंड who are enjoying all the surplus, and there are people who were compelled to work for them. So that is how the system have started. Now the society is divided into the two group, समाज के दो भागों में बट गया अभी, haves and have not people who are coming under the category of have, they will have the ownership of the land, they will enjoy the surplus, and have not will do the work of the slavery, and they will have no right to anything, they will be just given adequate food to survive. So here the conflict starts. लेकिन जो हैव नॉट्स होते हैं, जिनके पास में संपत्ति नहीं है, जिनको कोई अधिकार नहीं है, डेफिनेटली दे विल बी हैविंग अ काइंड ऑफ हेट्रेड फॉर द हैव्स इन देयर माइंड। जो लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके खिलाफ जरूर उनके मन में कुछ हेट्रेड, कुछ तिरस्कार जरूर जरूर होता होगा, एंड दैट लेड टू द पीरियडिकल रिवॉल्ट ऑफ स्लेवरी। उसके कारण क्या होता था, कभी कभार स्लेव रिवॉल्ट कर जाते थे और ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। तो कॉन्फ्लिक्ट हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर। सो इट इज अ unequal distribution of the resources, that is a basic reason behind the conflict. जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म के समय, उस समय कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं थी, बिकॉज एवरीबडी इज इक्वल। बट जब inequality बढ़ गई, that became an important basis of the conflict in the society, and that continues later on. स्लेवरी के बाद की जो स्टेज आती है उसको कार्ल मार्क्स फ्यूडलिज्म कहते हैं। इसके स्लेवरी के बाद में लोगों ने बड़े बड़े राज्य बनाने शुरू कर दिए, एंड द किंग यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द लैंड। राजा जो होता था जमीन को अपने सरदारों में बांट देता था, और सरदार फिर अपने किसानों से खेती करता था, उनको टैक्सेशन लगाता था, और टैक्स का कुछ हिस्सा अपने पास रखता था और कुछ हिस्सा राजा को दे देता था। और इन रिटर्न ऑफ दैट दिस फूडल लॉर्ड, जमींदार, उनको राजा की सेवा करनी होती थी, अपनी फौज भेजनी होती थी, या फिर खुद राजा के लिए लड़ने के लिए जाना होता था। तो ये जो सिस्टम बनने लगी स्लेवरी के बाद में और फूडलिज्म में, दैट इज अ सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जहां पर हैव्स एंड हैव नॉट कंटिन्यू रह गए। गरीब किसान जो था फ्यूडलिज्म में, उसके पास में बहुत कम बच जाता था, ही वॉज हेवीली टैक्स, and he used to hate these people, the feudal lord, zamindar और राजा को तिरस्कार करते थे। So that conflict which started from the stage of slavery, it continued in feudalism। और बाद में क्या हुआ, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, there came capitalism। feudalism में जमींदारों के पास में संपत्ति थी, उनके पास में जमीन थी, लेकिन अभी कैपिटलिज्म में क्या हो गया, जो लोग the people who have changed with the time, there were feudal lord, जमींदार, जिन्होंने अपनी बची हुई संपत्ति, पैसा कैपिटलिज्म में लगाया, फैक्ट्री लगाने में लगाया, दे बिकेम कैपिटलिस्ट, दे बिकेम ओनर ऑफ द इंडस्ट्रीज, एंड दे स्टार्टेड एम्प्लॉइंग द लेबर। तो यहाँ पर भी जो ओनर ऑफ द फैक्ट्री और लेबर, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स है। यहाँ पर भी द ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ हैव, एंड द लेबरर दे आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ हैव नॉट। Surplus is all enjoyed by capitalists. They invest money and they take surplus. They pay minimum wages to the labor so that they can survive and work.
So exploitation जो slavery में शुरू हुआ, that still continues in capitalism. That is how Karl Marx have tried to evaluate and analyze the society. And but here he says that the laborer, कैपिटलिज्म में जो लेबरर है जिनको एक्सप्लोइट किया जाता है, जिनके काम के आधार पर सरप्लस बनता है, इट्स बिकॉज ऑफ देयर वर्क दैट सरप्लस इज प्रोड्यूस एंड और दैट सरप्लस इज बीइंग अप्रोप्रिएटेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट और द कैपिटलिस्ट. जो भी फैक्ट्री के ओनर है वो सरप्लस अपने पास में रख लेते हैं, कम से कम वेजेस देते हैं. तो ये जो ओनर, ये जो वर्कर जो है, these workers will become aware of their exploitation one day. They will be educated about the functioning of the economy and functioning of this exploitative capitalist system. They will organize themselves, and intellectuals from them, from the middle class might be, or intellectuals in the society will come forward to lead them. And this labor, they will they will bring the revolution. They will bring the revolution. Capitalism will end, and there will be re-establishment of the communism. Now it will not be primitive communism. Now it will be only communism. So this communism will come. Is communism में क्या हो गया? The factories will not be owned by the capitalists, but the factories will be combinedly owned by the society. That is how he projects his dream of the scientific socialism. So here you must understand this is a very important cycle, and based on this we have the complete Marx theorization that we will be discussing subsequently. But have you understood this? Tell me. Slavery, primary communism, there was no exploitation. Everybody was equal because there was no surplus. With agriculture came surplus and came the system of slavery. People started enjoying the surplus of the slave. And then came feudalism. We have a very elaborate system of exploitation, starting from the king and all his feudal lords. And later on came the system of capitalism with industrialization, where there is again exploitation of the labor. But Karl Marx predicts, he dreams that these laborers who are exploited, or he says, the laborers of all over the world will come together. Communist party जो होती है उनका एक slogan होता है, दुनिया और मजदूर एक हो. So this came from communist, which says that, which believes that all the laborers in the world should come together and they should stand against the exploitation. And that is how Karl Marx predicted that day will come when all that exploitation will be over and the classless society will come into existence. But that details we will be talking later on when we will be coming to that point, scientific socialism. I hope you understood this well. Now, next come dialectic materialism or conflict model of society or class struggle. These are the three synonym. You can use it for they have the same meaning in the Marxist theorization. क्लास स्ट्रगल मैंने ऑलरेडी बताया, उसी को मैं अभी एलोबरेट करता हूँ कि हर स्टेज में स्लेवरी की जो स्टेज होती है वहां पर भी जो ओनर होते हैं स्लेव के, वो एक अलग क्लास होता है, और जो स्लेव होते हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है वो अलग अलग क्लास होता है. इन दोनों में differences हो जाते हैं. There is a differences between these two class. One is enjoying the surplus, one is having more prosperity, and another class has to work. So that leads to the class struggle, and there is always conflict in the society. That is what Marx says. From slavery onwards, we find there is always conflict in the society. We will always having a conflict between the people who have and people who do not have the access to the resources. And this is what is called, he also calls it as a dialectical materialism. Dialectical is a word that came from the Greek word, which means the having a dialogue. So you have a kind of conflicting dialogue with the people who are having access to the resources and people who doesn't have access to the resources. So that leads to the conflict at the different level: intellectual, material, socio-cultural conflict, economic conflict, and all these kind of conflicts. And from this conflict, the society progresses further. So the conflict and development, it has gone always together. Earlier there was slavery, then came the feudalism, and then came the capitalism, and all this, in all these stages there is a conflict and progress. Well, now in this conflict, Karl Marx has given one phrase which he calls is a social Darwinism. Darwinism is Charles Darwin has written a book called Evolution of the Species. Survival of the Species or Evolution of the Species, whatever it is. But his main theorization is that in the nature there is an always struggle for survival,
and the species who adopt themselves with the changing time, they survive, and the species who are not able to adopt themselves, they become extinct, वो नष्ट हो जाते हैं. ऐसे जीव जंतु जो समय के अनुसार बदल जाते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो जीवित रह जाते हैं. लेकिन ऐसे जीव जंतु जो समय के अनुसार नहीं बदलते, अपने आप को नहीं ढाल सकते नए वातावरण में, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं. तो ये तो डार्विन ने एक बायोलॉजिकल वर्ड के बारे में कहा था. डार्विन सेड दिस अबाउट द बायोलॉजिकल वर्ड, बट Marx applies the same thing to the human civilization as well. He says that in the human society also there is a social Darwinism. People want to go ahead at the cost of other. जैसे कि डार्विन ने सिद्धांत रखा था कि अगर किसी जीव को जीवित रहना है तो उसको किसी और को मारना होगा. फॉर एग्जाम्पल, टाइगर हैज टू survive by eating the deer, and the deer has to survive by eating the grass. So the deer is enemy of the grass, and the tiger is an enemy of the deer. So that in that survival there is an always conflict. One has to, that is what Darwin says, one has to eliminate or maybe kill somebody in order to survive. Now that kind of conflict is, Karl Marx says, in case of human society also. He says that in the human society also there is a social Darwinism. People are in conflict, they want to go ahead of each other at the cost of somebody else. So the history of existence is history of class struggle. There is a struggle which he says in Communist Manifesto, and this is not at the individual level only. It is at the communal level also. People, they combine together, they form the strength, and then they get into conflict with each other in order to have monopolize the resources, in order to acquire the resources. And that is the reason a lot of wars were fought. It was not, wars were not an individual effort only, but those individuals, they came together because of some material reason. That is how the Marx makes an analysis of the history. Like in case of England and India, England, because of their material interests, they wanted to have resources, that is raw material. They conquered India, they established their hegemony over India. लेकिन इंडियन पीपल का जब, when they became conscious about their own interest, Indian people, they join hands together, they form Indian National Congress and other organization, and they fought against the Britishers. So we have this combined interest of the Britishers on the one side, which united them, and the interest of the Indian, which united them against the Britishers. So we find that class struggle at everywhere, in every dimension of history. That is what that is how the Marx makes an analysis of history. Now let us go to the next point, that is Marx and Hegel. As I already told you earlier, that it is from Hegel that Karl Marx have taken this theorization about thesis, antithesis, and synthesis. Hegel talks that this thesis, antithesis, and synthesis is about the ideas. एक कोई आइडिया होती है, प्रिविलिंग आइडिया होती है, जो जिसको समाज स्वीकार करता है. उस आइडिया के विपरीत कुछ और आइडिया आ जाती है जिसको वो एंटीथीसिस कहता है, और इस दोनों आइडिया के संघर्ष के बाद में एक सिंथेसिस होके सामने आता है, एक न्यू आइडियाज, न्यू फार्मूला सामने बन के आता है. एंड इस आइडियाज को मार्क्स ने लिया, but Marx changed it. What he says is that it is not the ideas that is more important for bringing changes in the human life. It is a changes in the mode of production that is more important. So it is a material reason which is more important. For example, in the early stage, the mode of production was going into the forest and gathering food or hunting. So people lead a primitive kind of life. Now the next change came, the very important change came not because of the ideas. The next important change came because of the changes in the mode of production. Now instead of hunting, people have started cultivation, people have started agriculture, and that has become a catalyst, that has become an important factor which brought important changes in the human life. हेगेल कहता है आइडियाज चेंज होता है, आइडियाज चेंज होती है, और उसके कारण सिविलाइजेशन की ग्रोथ होती है. मार्क्स उसके विपरीत कहता है कि आइडियाज इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण चेंजेस ज्यादा होते हैं. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब चेंज होता है उसके कारण सिविलाइजेशन चेंज होता है, और उसके कारण आइडियाज भी चेंज होती है. सो द आइडिया इज सेकेंडरी, idea is the result of the changes in the factor of production, and Hegel puts it other way around. Hegel says that it is the ideas which changes first, and then the rest of the things changes, and Karl Marx says it other way around. And that is the reason, in one of the sentence Karl Marx said about Hegel, that he says that Hegel was standing on his head, I made him to stand on his feet.
Now, standing on his head means what? He was giving more importance to head. That means he was giving more importance to the thought, and he was thinking that it is the thought which is a preliminary responsible for the changes in the society. विचार जो है वो प्रमुख रूप से समाज में बदलाव लाने के लिए कारण होते हैं, ये हेगेल का कहना था. And when Karl Marx says that I made him to stand on his feet, feet is something with which you walk, with which you work. So it is a work that brings a lot of changes in the society, and the head follows the feet. That means चेंजेस इन द सोसाइटी आती है इकोनॉमिक कारण के कारण, और उसके बाद में विचार चेंजेस हो जाते हैं. तो ये एक अनएंडिंग डायलॉग है. पहले विचार चेंज होते हैं, फिर आपकी परिस्थिति चेंज होती है, या फिर पहले परिस्थिति चेंज होती है और परिस्थिति चेंज होती है तो आपके विचार बदल जाते हैं. ये दोनों में एक मूलभूत मतभेद था मार्क्स में और हेगेल में. तो इसको हम लोग अभी और आगे बढ़ते हैं. हाँ वेल, एक बात उसने हेगेल की और रिजेक्ट की. देखिए, हेगेल जो है विचारों के साथ साथ में किसी डिवाइन एजेंसी को भी मानता है. वो कहता है कोई डिवाइन पावर होती है, सुपर नेचुरल पावर होती है जो हमारे मन में विचार पैदा करती है, और विचार चेंज होते हैं तो फिर समाज भी चेंज होता है. बट लेकिन मार्क्स कहता है कि डिवाइन मोटिवेटिंग फैक्टर कुछ नहीं होता है. इनफैक्ट मार्क्स रिजेक्ट द गॉड, मार्क्स रिजेक्ट्स द रिलीजन, and he says that it is because of you became aware of the exploitation, and that is how the changes come. You think that the mode of production should change. पहले लोग जो अपना भोजन इकट्ठा करते थे जंगल में घूम के, उनको लगा कि नहीं, एग्रीकल्चर इज अ बेटर मोड ऑफ प्रोडक्शन. So that better mode of production is catalyst, is an important factor that has brought changes in the human life, and he doesn't give any space to the divine motivating force. So he takes that thesis, antithesis and synthesis. इसको तो मैं explain कर चुका हूँ 2-3 बार. Thesis according to the हेगेल एक विचार है, अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स ये एक मोड ऑफ प्रोडक्शन है. तो इसको हम लोग आगे चलते हैं. एंड ये जो प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो है, दोनों विचारों में संघर्ष या फिर दो मोड ऑफ प्रोडक्शन में संघर्ष, उसके कारण जो जीवन शैली बदलती है उसमें संघर्ष, इसको इसको बोलते हैं डायलेक्टिक्स. डायलेक्टिक्स मतलब हैविंग अ डायलॉग और हैविंग अ डिबेट. एंड ये मैं बता चुका हूँ. इट इज अ मटेरियल कंडीशन विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस. तो ये भी मैं बता चुका हूँ. आइडिया एंड कॉन्शियसनेस आर प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल कंडीशन, ये मार्क्स कहता है. मटेरियल कंडीशन जब चेंज हो जाती है तो उस मटेरियल कंडीशन में, उस परिस्थिति में रहने वाले लोगों के आइडियाज और कॉन्शियसनेस भी अलग तरीके से डेवलप होता है. मार्क्स जो है, ही रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ हेगल, ये मैंने बता चुका हूँ. मटेरियल गेन ये भी मैं बता चुका हूँ. हेगल और स्टैंडिंग वेल. Surplus is the important motivating factor for the progress in the stage of slavery. ये भी मैं I have covered this. Surplus क्या होता है? That is an extra thing you have which is not necessary for the survival. Class formation के बारे में Karl Marx बताता है. So there is a conflict between have and have not. This also I have explained. Progress is the result of conflict between two mutually opposing ideas, two mutually opposing ideologies, which are result of the changes in the mode of production. The conflict is the result of the internal contradiction. Internal contradiction जब तक रहेगा, किसी के पास में संपत्ति है, किसी के पास में नहीं है, ये जब तक रहेगा तब तक संघर्ष होता रहेगा. और ये संघर्ष हर जगह पर था. फॉर एग्जाम्पल, शुरू में ओनर ऑफ द लैंड और स्लेव के बीच में था, ये भी मैं बता चुका हूँ. बाद में लैंडलॉर्ड और पीसेंट के बीच में संघर्ष होता है. बाद में कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच में का संघर्ष है. हम लोग आज भी देख रहे हैं कैपिटलिस्ट दे आर मोस्टली द ओनर ऑफ द सरप्लस. और मॉडर्न स्टेट जो है, कार्ल मार्क्स का कहना है कि मॉडर्न स्टेट इज कंट्रोल बाय द कैपिटलिस्ट. एंड दिस मॉडर्न स्टेट जो हम लोग देखते हैं, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, he says that this has came into existence to protect the interests of the bourgeois, that is a businessman or the capitalist community. The capitalists, जिनके पास में पैसा होता है, they influence the politics, no doubt about it, and Karl Marx is not entirely wrong here. तो ये दो बातें आपको समझ में आई होगी. एक तो मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री क्या है, और एक है कॉन्फ्लिक्ट मॉडल ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है हर लेवल पे, ये बताया. और ये सारा वो जो सर्कल मैंने आपको समझाया उसके ऊपर आधारित है. वो अगर आप समझ गए होंगे तो आपको ये बातें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं. दैट इज द फिलॉसफी ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म. देखिए, जो लास्ट स्टेज जो अभी चल रही है कैपिटलिज्म की, कार्ल मार्क्स कहता है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सिस्टम में, द लेबर्स विल बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन एक्सप्लॉयटेशन, दे विल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, एंड दे विल
क्रिएट अ रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन हो जाएगी। शुरू में वहां पर कुछ खून खराबा जरूर होगा, देयर विल बी ब्लड शेड, बट बाद में जाके देयर विल बी पीस, बिकॉज ऑल दैट फैक्ट्रीज, all the resources, it will be commonly owned by the people। और ये जब commonly own हो गए तो there will be no class। ये जो दो बेसिक क्लास जो कार्ल मार्क्स बताता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, वो जब नहीं रहेंगे तो देयर इज नो रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और जब कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहेगा, किसी के पास में संपत्ति कम ज्यादा नहीं रहेगी, तो द स्टेट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, द स्टेट विल विदर अवे। दैट मीन्स स्टेट की जरूरत किस लिए है? स्टेट की जरूरत इसलिए है क्योंकि द स्टेट वांट टू प्रोटेक्ट द रिच पीपल। किसी के पास में कार है और किसी के पास में कार नहीं है, तो जिसके पास में कार नहीं हो सकता है वो कार छीनने की कोशिश करेगा, इसलिए हमें पुलिस व्यवस्था चाहिए। जो लोग सड़क पे रहते हैं वो हो सकता है किसी के अमीर आदमी के घर में जाके रहने लगे जबरदस्ती, तो उसके लिए हमें पुलिस व्यवस्था चाहिए। अगर ये ये तफावत नहीं रहेगी, अगर ये डिफरेंसेस नहीं रहेंगे, सबके पास में एक समान संपत्ति रहेगी, तो फिर हमें पुलिस व्यवस्था की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, न्याय व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कार्ल मार्क्स का कहना है। लिटरली हम लोग इसको ना ले कि स्टेट रहेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसका कहने का मतलब ये है कि ज्यादा हमें रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट तभी होते हैं व्हेन देयर इज अ इकोनॉमिक डिफरेंसेस। तो ये बात वो कहने की कोशिश करता है। और ही ड्रीम्स ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, जैसे कि, और इसी के आधार पर, कार्ल मार्क्स के ड्रीम के आधार पर ही 1917 में रशिया में रिवॉल्यूशन हुई थी, जिसमें थार का शासन समाप्त हो गया था और वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी। ये बात और है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू एस्टेब्लिश द ड्रीम ऑफ कार्ल मार्क्स, एंड कम्युनिज्म हैज फेल्ड इन यूएसएसआर इन 1991। वो कोलैप्स हो गया, बट इट वाज अ नोवेल एक्सपेरिमेंट कि सारी चीजें जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट विल बी ओन कॉमनली ओन बाय द पीपल, देयर विल बी नो सेंस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। तो ये जो कार्ल मार्क्स का ड्रीम था, हालांकि कार्ल मार्क्स की मृत्यु काफी पहले हो गई थी, 1883 में हो गई थी, but nevertheless this is an important dream of establishing a classless society which had inspired the generation, which had inspired political movement across the globe। इसने कई लोगों को प्रेरित किया है, कई आंदोलनों को प्रेरित किया है कि क्लासलेस सोसाइटी हो, कोई किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना करे, जो भी काम हो, जो भी प्रोडक्शन हो, वो सबके समाज के लिए भलाई का हो। तो ये बात मैंने आपको बताई। अभी इसमें कुछ छूटा है क्या, मुझे दे दीजिए, देखने दीजिए। एक प्रोलिटरेट शब्द ये इस्तेमाल करता है। प्रोलिटरेट मीन्स कॉमन पीपल, कंफ्यूज मत होइए जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो। देयर विल बी नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये हो गया। द स्टेट विल उधर भी हो गया। द एलिनेशन दैट, कॉमन आदमी हमेशा एलिनेटेड फील करता है। गरीब आदमी को लगता है ना, ये ना सरकार मेरी है, ना न्याय व्यवस्था मेरी है, ये सारी अमीरों की है। वो जो फीलिंग है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्लास कोई रहेगा नहीं। और ये जो सपना था मार्क्स का, ये जो मार्क्स ने कहा था, ये एक बहुत साइंटिफिक स्टडी करके सामने रखा था, इसलिए एंजल्स जो है उसको साइंटिफिक सोशलिज्म का नाम देता है। इसके पहले भी, मार्क्स के पहले भी लोगों ने सोशलिज्म के बारे में लिखा लिखा था, अपने नॉवेल में लिखा था, लेकिन वो एक यूटोपियन सोशलिज्म था। उसको साइंटिफिकली स्टडी करके लोगों ने सामने नहीं रखा था। उदाहरणार्थ रॉबर्ट ओवन की जो एक नॉवेल है यूटोपिया, सॉरी, रॉबर्ट ओवन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और थॉमस मोरे की नॉवेल है यूटोपिया, उसमें एक आइडियल सिचुएशन वो बताता है जहाँ कोई किसी का एक्सप्लोरेशन नहीं करता है, एक आइलैंड पे लोग रहते हैं, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन थी, ये प्रैक्टिकल नहीं था। दिस इज एन यूटोपियन, यूटोपियन मीन्स ड्रीमी, विच इज नॉट लाइकली टू कम ट्रू। बट लेकिन एंजल्स के हिसाब से मार्क्स का जो सोशलिज्म है वो है साइंटिफिक सोशलिज्म, एंड दैट इज व्हाट ही एक्सप्लेन इन हिज बुक सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक। अभी ये मार्क्स की तीनों बातें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई: मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, कॉन्फ्लिक्ट मॉडल ऑफ सोसाइटी, एंड द ड्रीम ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। अभी उसके राइटिंग में क्या शॉर्टकमिंग रह गई थी, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो मार्क्स का थियराइजेशन था कि मनुष्य के हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक रीजन होता है। डू यू एग्री विद दिस? it is a bit complicated. Human nature is a bit complicated. For example, no doubt I am teaching you because I get salary, but that is not the only reason of my teaching. It's quite possible that I may also enjoy this profession. Thinking that only economy is the reason behind all the human action is something which is not a comprehensive analysis of human nature. So Marx seems to be ignoring the fact that
बिहाइंड वन एक्शन देयर कुड बी मल्टीपल रीजन। मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे तनख्वाह मिलती है, एक तो एक कारण है ये, लेकिन और दूसरा भी कारण हो सकता है, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता होगा। So but Marx doesn't give any space to that kind of emotion. He says that human nature is just guided by the economic reason. So ये बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन है। We have lot many reason. For example, people go to the temple or people do religious thing. Karl Marx say is quite against religion. He said that religion is a kind of opium of the masses. वो लोगों को डल कर देती है। But it is not that. Religion is a multi-dimensional phenomena. Religion has done lot many good things. It has done a lot many bad things as well, no doubt about it. But what Marx says, he rejects religion. It is something which is coming under the criticism now. Then ये इसका जो मार्क्स का जो कहना है कि पहले इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है और फिर सारी बातें चेंज होती है, ऐसा नहीं है। कभी कभार तो थॉट भी पहले आते हैं। Thought also comes, thoughts are also having an important reason. Maybe both thing work simultaneously. For example, अगर कोई हंटिंग से एग्रीकल्चर स्टेज में अगर आ गया, तो एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने पहले सोचा तो होगा ना। they have not gone directly to agriculture. Any changes that comes in human life, first it comes in your mind, and that thought as Angels thought को काफी important देता है, but Marx doesn't give that much importance to the thought. Thought does play an important role in bringing changes in the human life. He also says that revolution is a way towards change. बट कई बार चेंजेस हम लोग देखते हैं कि नॉट नेसेसरी दैट इट शुड कम थ्रू रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन सडनली होती है। रिफॉर्मेशन भी मनुष्य के जीवन में चेंजेस लाता है, जैसे कि इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड की जो डेमोक्रेसी आई, दैट केम विद ग्रेजुअल रिफॉर्मेशन, इट डजंट केम थ्रू सडन रिवॉल्यूशन। सो ये बात भी एक गलत है। फिर ये कहता है कि वर्कर्स एक ना एक दिन, दुनिया के मजदूर जो है वो एक साथ आ जाएंगे। ये भी उसका सपना जो है ये पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ये ठीक है कैपिटलिज्म से प्रेरित वर्ल्ड वॉर थे, ऐसे मार्क्सिस्ट लोगों का कहना है, लेकिन फिर भी वहां के वर्कर्स ने अपने देश का साथ दिया। ऐसा नहीं हुआ कि जर्मनी के वर्कर और फ्रांस के वर्कर एक हो गए। जर्मनी के वर्कर ने जर्मन आर्मी को सपोर्ट किया और फ्रांस के वर्कर ने फ्रांस के आर्मी को सपोर्ट किया। तो ये जो इसका सपना था मार्क्स का, वो भी अनरियलिस्टिक था साइंटिफिक सोशलिज्म का। फिर वर्कर्स विल ब्रिंग रिवॉल्यूशन, ये बात वो कहता है। लेकिन हम लोग देखते हैं रशिया में जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुई, या चाइना में भी कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुई, वहां पर जो है पीजेंट्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसानों ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये भी मार्क्स के थियराइजेशन में नहीं था। वेल, मिडिल क्लास को कोई स्पेस नहीं देता है। फिर एक कोई जनरल लॉ हिस्टोरिकल इवेंट से निकालना बड़ा मुश्किल है, एज ह्यूमन नेचर इज प्रीटी कॉम्प्लेक्स। और मार्क्स जो है वो केवल कैपिटलिज्म की बुराई देखता है। कैपिटलिज्म ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉट ऑफ चेंजेस केम इनटू द कैपिटलिज्म। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड कैपिटलिस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब ये होता है कि आप अगर पैसे अर्न करते हैं तो यू डू हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। प्रोलिटरेट थे, जो गरीब थे, वो ऐसा कोई नहीं कि वो प्रोग्रेसिवली गरीब होते चले गए। कैपिटलिज्म में चेंजेस आ गया, एंड नाउ इन कंपैरिजन टू द कार्ल मार्क्स टाइम, the factory workers and the people who are working in the production, they are better paid and their condition is much better. So capitalism can change slowly over a period of time. uh, well, German historian Tietzke, ही और एपीजे टेलर ब्रिटिश हिस्टोरियन, और ऑर्थर मार्विक जो एक हिस्टोरियन है, उनका कहना था कि भाई मार्क्स की जो हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक नहीं है। मार्क्स पहले ही डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या ढूंढना है हिस्ट्री में, और केवल अपनी थियरीज प्रूव करने के लिए वो प्रूफ ढूंढता है। सो दिस इज नॉट अ राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ये पॉजिटिविज्म के खिलाफ जाता है कि यू ऑलरेडी हैव अ प्री डिटरमाइंड मोटिव to prove that capitalism is a bad system, and then you go and look for the evidences to write your history. That is how he says. मार्क्सिज्म में हिस्टोरिसिज्म भी नहीं है। मार्क्सिस्ट do not look at the past on its own term. And well, now let us sum up this Marxist historian. So according to Marx, there is an economic reason behind all the historical event. The relation between the social group are also formed because of the material reason. History is made up of class struggle. At everywhere there is a class struggle, and his capitalism, his capitalism में जो inequalities है, वो मार्क्स ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, नो डाउट अबाउट इट। एंड मार्क्सिज्म के विचारों ने हिस्ट्री राइटिंग को और जनरल नॉलेज क्रिएशन को, जनरल लिटरेचर को
काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। सबल्टन हिस्ट्री राइटिंग आ गई है मार्क्स के प्रभाव के कारण, ऐसा माना जाता है। सबल्टन मतलब ऐसे लोग जो अभी तक अपने अधिकारों से वंचित थे। सबल्टन हिस्ट्री हम लोग नेक्स्ट सेमिस्टर में पढ़ेंगे। तो इन जनरल देखिए, मार्क्स के जो थियराइजेशन था, क्लासिकल मार्क्सिज्म की जो फिलॉसफी है, उसमें कुछ शॉर्टकमिंग है, कई जगह पर वो फेल्यूर तो हो गई। लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम में, सॉरी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में जो एक्सप्लॉइटेशन होता है गरीबों का, उसको उसने हाईलाइट करने की कोशिश की, और इस बात ने दुनिया के हर कई लोगों को प्रभावित किया। तो ये उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि जो लोग इग्नोर्ड थे, जो जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनके समस्याओं को उसने हाईलाइट करने की कोशिश की। दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ Marxist thought. So this is where our lecture of Marxism ends. So we have started with life of Karl Marx, then his theorization. Three important points we must know: that is a materialistic interpretation of history, conflict model of the society, and then future, that is a future dream of the establishment of the scientific socialism. And his theorization has not proved right at all the places, but nevertheless it is a very significant contribution to the human civilization and human thought. I can see some question. Okay, no question. And is there any doubt, guys? Tell me now. जुलेखा, आपको समझ में आ गया? मैं आधा हिंदी आधा इंग्लिश में बोलता था। गायत्री, हिना, निदा अभी हिंदी मीडियम से, हाँ निदा भी हिंदी मीडियम से। निदा, आपको समझ में आया? यू आर नॉट ज्वाइनिंग माय Sir, क्लास। हाँ, yes, sir. ठीक। हाँ ठीक है, लेक्चर और पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब जो, जस्ट अ मिनट, रिकॉर्डिंग